Hello friends, in this video lecture we will discuss about the etiology of cell injury. ये etiology क्या है? The meaning of etiology is causes. सेल इंजरी होने के कौन कौन से टाइप के causes हैं, इसमें हम ब्रीफली जितने भी पॉइंट्स हैं हम देखेंगे. द फर्स्ट वन इज हाइपोक्सिया एंड इस्केमिया. हाइपोक्सिया एंड इस्केमिया क्या है? इस्केमिया का मतलब होता है लेसर ब्लड फ्लो टू द ऑर्गन और द टिश्यू. कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन या तो फिर स्पेसिफिक टिश्यू पे अगर उसको लेसर ब्लड फ्लो मिल रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे? इस्केमिया बोलेंगे. अगर लेसर ब्लड फ्लो मिलेगा तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो ऑर्गन को जो ऑक्सीजन है वो भी कैसा मिलेगा? लेसर मिलेगा. और जो लेसर ऑक्सीजन उसको मिल रहा है तो वो कंडीशन को हम क्या बोल देंगे? हाइपोक्सिया बोल देंगे. अगर ऑर्गन या टिश्यू को ऑक्सीजन अच्छी तरह नहीं मिल रहा है या तो फिर ब्लड फ्लो अच्छी तरह नहीं मिल रहा है तो उसकी वजह से सेल इंजरी हो सकती है. उसका एक एग्जांपल है तो वो है मायोकार्डियल इंफार्क्शन. और मायोकार्डियल इंफार्क्शन हमारे हार्ट के अंदर होता है जिसमें हमारे कार्डियक सेल्स जो होते हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं या तो फिर उनकी डेथ हो जाती है. नेक्स्ट वन इज फिजिकल एजेंट. फिजिकल एजेंट में क्या आएगा? एक्सीडेंट्स. अगर कोई भी व्यक्ति का एक्सीडेंट्स होता है तो क्या होता है? उसके जो बाहर के जो सेल्स है वो क्या हो जाएंगे? इंजर्ड हो जाएंगे या तो फिर उसके हाथ या पैर क्या हो जाते हैं? इंजर्ड हो जाते हैं. वो भी एक टाइप की क्या है? सेल इंजरी है. फिर एक आता है इलेक्ट्रिसिटी. अगर इलेक्ट्रिक शॉक किसी को लग जाए तो उसकी वजह से भी सेल क्या हो सकते हैं? इंजर्ड हो सकते हैं. फिर रेडिएशन. अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अगर हद से ज्यादा बढ़ जाती है तो उसके कारण भी क्या हो सकता है? सेल इंजरी हो सकती है. नेक्स्ट वन इज केमिकल एजेंट. केमिकल एजेंट्स में क्या आएगा कि जो भी केमिकल्स है उसकी वजह से हमारे सेल क्या हो सकते हैं? इंजर्ड हो सकते हैं. जैसे कि पॉइजन. पॉइजन के कारण क्या होगा? हमारे जो सेल्स है वो क्या हो जाएंगे? इंजर्ड हो जाएंगे. उसमें कौन कौन से आ सकते हैं? साइनाइड आ सकता है, आर्सेनिक आ सकता है, एस्बेस्टोस आ सकता है. ये सब चीजों के कारण क्या हो सकता है कि हमारे सेल क्या हो सकते हैं? इंजर्ड हो सकते हैं. फिर इसमें ही स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस. आप सबको पता होगा क्योंकि आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस अगर मेरी स्किन के ऊपर उसका एक ड्रॉप भी आ जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा? हमारे सेल्स क्या हो जाएंगे? इंजर्ड हो जाएंगे. हमें क्या हो जाएगा? जलने लगेगा वहां पे. सो दिस इज अबाउट द केमिकल एजेंट. नेक्स्ट वन इज माइक्रोबियल एजेंट्स. माइक्रोबियल एजेंट्स में क्या आएगा? वेरियस पैथोजेंस. पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया आएगा, वायरस आएगा, फिर प्रोटोजोआ, फंजाई. ये सब चीजों के कारण भी हमारे क्या हो सकते हैं? सेल इंजर्ड हो सकते हैं. जैसे कि उसमें एक एग्जांपल दूं तो प्रोटोजोआ, द नेम इज प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम. और प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम की वजह से हमें क्या होता है? मलेरिया होता है. ये जो प्रोटोजोआ है, ये प्रोटोजोआ हमारे आरबीसी के अंदर उसका क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है. उसके अंदर वो रिप्रोड्यूस होते हैं और उसके बाद वो आरबीसी को तोड़ के क्या हो जाते हैं? बाहर आ जाते हैं. जिसके कारण क्या होता है? आरबीसी का क्या हो जाता है?
लाइसिस हो जाता है और उसके कारण क्या होगा, जो आरबीसी सेल्स है वो क्या हो जाएंगे, इंजर्ड हो जाएंगे। उसमें एक और एग्जांपल दूं तो एचआईवी वायरस क्या करेगा, जो हमारे टी सेल्स है, टी सेल्स को वो क्या करता है, इंजर्ड करता है। द नेक्स्ट वन इज इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स। इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स जैसे कि उसका एक एग्जांपल दूं तो एनाफाइलेक्टिक reaction. Anaphylactic reaction is a one type of the hypersensitivity. ये एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के कारण क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा होगा, किसी को धूल से एलर्जी होती है, किसी को पॉल्यूटेंट से एलर्जी होती है, या तो फिर किसी को कोई भी चीज खाए या उससे भी क्या होती है, एलर्जी होती है। तो जब भी वो स्पेसिफिक सब्सटेंसेस लेते हैं तो उसके कारण क्या हो जाता है, हमारी जो इम्यूनिटी है वो तुरंत एक्टिवेट हो जाती है और उसके कारण जो रिएक्शन आता है हम उसको क्या बोलते हैं, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन बोलते हैं। मींस कि उसको हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। पर अगर हाइपर सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई तो हम उसके बाद उसको क्या बोलेंगे, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। एंड एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है वो लाइफ थ्रेटनिंग होता है और उसमें यूजुअली कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, पर्सन को स्नीजिंग आती है या तो फिर उसकी जो स्किन है उस पर सब जगह पे क्या हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। और हमारे ऑर्गन को भी आगे जाके क्या क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। द नेक्स्ट वन इज न्यूट्रिशनल डीअरेंजमेंट। न्यूट्रिशनल डीअरेंजमेंट में क्या होगा कि अगर कोई पर्सन है वो न्यूट्रिशन कम ले रहा है या तो फिर वो क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा ले रहा है, तो उसके कारण हमारे सेल क्या हो सकते हैं, इंजर्ड हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल दूं लेसर न्यूट्रिशन में, लेसर न्यूट्रिशन में एक डिजीज होता है, उसका नाम क्या है, मरास्मस। मरास्मस इट इज ड्यू टू द न्यूट्रिशनल डीअरेंजमेंट। फिर एक और एग्जांपल दूं तो क्वाशीकोर इज ए एग्जांपल ऑफ न्यूट्रिशनल डीअरेंजमेंट। अगर पर्सन है अगर ज्यादा न्यूट्रिशन ले रहा है, अगर वो ज्यादा न्यूट्रिशन लेगा तो क्या होता है, ओबेसिटी। और ओबेसिटी के कारण क्या हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस। और ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो क्या करेगा, हमारी जो ब्लड वेजल्स के जो सेल्स है, ब्लड वेजल्स के जो सेल्स है उसको क्या करेगा, वो इंजर्ड कर देगा। इसलिए न्यूट्रिशन ज्यादा या तो फिर कम लेने के कारण भी हमारे सेल क्या हो सकते हैं, इंजर्ड हो सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एजिंग। आप सब लोग जानते हैं कि जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती जाती है कुछ समय बाद उसकी जो रिपेयर मैकेनिज्म है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, सप्रेस हो जाएगी। वो धीरे धीरे सप्रेस हो जाती है, उसके कारण रिपेयरिंग का जो टाइम है वो क्या हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है और उसके कारण सेल ज्यादातर क्या रहते हैं, इंजर्ड रहते हैं। इसलिए एजिंग भी एक क्या है, एक उसका कॉजेज है। फिर बहुत सी चीज ऐसी होती है कि एज के कारण हम बहुत सारी चीजें नहीं भी कर पाते हैं, सब मेटाबॉलिक सिस्टम और वो सब धीरे धीरे क्या हो जाती है, सप्रेस हो जाती है। नेक्स्ट वन इज साइकोजेनिक डिजीज। साइकोजेनिक डिजीज के कारण भी क्या हो सकता है, हमारे सेल इंजर्ड हो सकता है। जैसे कि उसमें एक एग्जांपल दूं, अल्जाइमर। आप सबने इसका नाम तो सुना ही होगा, अल्जाइमर। अल्जाइमर में क्या होता है, इट इज ए न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज। और न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज में क्या होता है, हमारे जो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स क्या हो जाएंगे, इंजर्ड हो जाएंगे, वो इंजर्ड हो जाएंगे और फिर बाद में उसकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। और बहुत सारे न्यूरॉन इंजर्ड और डेथ होने के कारण उसके बाद पर्सन की धीरे धीरे क्या हो जाती है, मेमोरी लॉस हो जाती है। फिर धीरे धीरे फिर ऐसे न्यूरॉन्स आ जाएंगे कि जो हमारी बॉडी को चलाते हैं। तो फिर धीरे धीरे अगर वो सारे न्यूरॉन्स
अगर लॉस्ट हो जाते हैं तो उसके कारण हमारी जो बॉडी की सिस्टम है वो भी अच्छी तरह क्या होगा, नहीं चल पाएगी। और लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या होगा कि एक न्यूरॉन है जो वेगस नर्व है, अगर वेगस नर्व के जो न्यूरॉन्स है वो अगर लॉस्ट हो जाते हैं तो उसके कारण हार्ट क्या हो जाएगा, आगे जाके बंद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि हार्ट को कोई रेगुलेट करने वाला बाद में नहीं होगा। देन नेक्स्ट वन इज iatrogenic फैक्टर। iatrogenic फैक्टर को मैं सिंपली बोलूं तो उसको हम बोलेंगे मिस्टेक्स। सो मिस्टेक्स विच इज डन बाय दी पर्संस। अगर हम कोई भी फिजिशियन के पास जाते हैं और वो रॉन्ग कोई डिजीज डायग्नोस करता है, जो डिजीज हमें है ही नहीं, अगर उसने वो डायग्नोस कर लिया तो वो क्या करेगा, बाद में वो डिजीज की हमें क्या देगा, ड्रग्स देगा। और वो डिजीज हमें है ही नहीं तो वो ड्रग्स ज्यादा लेने से क्या हो सकते हैं, हमारे अंदर सेल क्या हो सकते हैं, इंजर्ड हो सकते हैं। उसका क्या आ सकता है, रिएक्शन आ सकता है, जैसे कि उसमें एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन भी उसके अंदर आ सकता है। So iatrogenic factor is a mistakes by the physician, not even physician. If it is by us, अगर हम सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि ये डिजीज है और हम ऐसे ही सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं, तो भी अगर वो रॉन्ग हुआ, हमने जो अपना डायग्नोसिस किया वो रॉन्ग हुआ, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, हमारे सेल्स क्या हो सकते हैं, इंजर्ड हो सकते हैं। एंड लास्ट वन इज इडियोपैथिक डिजीज। इडियोपैथिक डिजीज मीन्स सिंपली अगर उसको बोलूं तो अननोन। अननोन का मतलब क्या होगा कि बहुत सारे डिजीज ऐसे होते हैं कि हमें उसका कोजेज ही नहीं पता, या तो फिर वो किसकी वजह से हो रहा है वो हमें नहीं पता। जैसे कि एग्जांपल है 90% ऑफ द पेशेंट ऑफ द हाइपरटेंशन don't know which type of causes are behind this। 90% ऑफ हाइपरटेंसिव पेशेंट का अभी तक हम डायग्नोसिस ही नहीं कर पाते कि इसका कॉजेस क्या है। कोई भी कॉजेस हो सकता है। फिर या तो फिर कैंसर, बहुत सारे कैंसर ऐसे होते हैं जिसको हम अच्छी तरह क्या नहीं कर पाएंगे, उसको हम डायग्नोस नहीं कर पाते, पर वो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। So this is about the brief introduction of etiology of cell injury। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको ज्यादा अगर इसमें जानने की इच्छा है, या तो फिर आपको डेप्थ में जाने की इच्छा है, या तो फंडामेंटल्स की इच्छा, ज्यादा जानने की इच्छा है फंडामेंटल्स की, तो आप मुझे मेरी दूसरी YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड दी इंस्टाग्राम। ओके, थैंक यू वेरी मच।